हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेरी ओन पैन बडी चैनल। आज का हमारा लेसन है फोर्स एंड प्रेशर। फॉरवर्ड हम स्टडी करेंगे लेसन को और फिर क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जिससे आपकी नॉलेज बहुत इंप्रूवमेंट हो, आपके मार्क्स में बहुत एनहांसमेंट आए। तो एज अ फन आपको ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। प्लीज हिट कीजिए बेल आइकन को जिससे आपको नए नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने नीचे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जिस भी स्कूल से हैं, जिस क्लास में हो उस क्लास की प्लेलिस्ट चूज कीजिए और अपना जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का लेसन फोर्स एंड प्रेशर। आप अपने चारों तरफ देखिए। आपको दिखेगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सब मूव कर रहे हैं। आप मॉर्निंग में सुबह उठकर स्कूल जाते हैं, पापा ऑफिस चले जाते हैं, यानी कि सब अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे आपकी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे डोर है, बॉटल है, वॉल है, वो मोशन में तब आ रहे हैं जब आप उनको पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं। यहाँ आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जो चाइल्ड है ये अपने प्लेइंग ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, फर्स्ट वन, और सेकंड वन पुल कर रहा है। तो हम अक्सर चीजों को पुश या पुल करते हैं। जैसे अगर हमें स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है, या फिर आपको एक ड्रॉअर खोलनी है, आप इवन सुबह टूथपेस्ट करने जब जाते हैं मॉर्निंग में, तब भी आपको क्या करना होता है? स्क्वीज करना होता है उस ट्यूब को। तो बहुत सारे हम चीजें देखते हैं, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, बाइसिकल कंप्रेस कर रहे हैं एक बैलून को। तो यहाँ इवन आप अपना जब स्कूल बैग उठा रहे हैं तब भी आप पुश कर रहे हैं उसको या पुल कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो पुश और पुल के इफेक्ट हैं एक ऑब्जेक्ट पे, उन सभी को इन सम वे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ फोर्स का। फोर्स जो है फिजिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो रेफर करता है इन्फ्लुएंसेस को, जो कॉज एक ऑब्जेक्ट पे अंडरगो चेंज कराते हैं उसके मूवमेंट में, मोशन में। इसका जो मेजरमेंट यूनिट है वो एन, कैपिटल एन से हम उसको डिनोट करते हैं। सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने डिफाइन किया था, जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने फोर्स का दिया था। और इसकी जो डेफिनेशन आती है वो आती है कि 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ये मैं आगे आपको अभी और क्लियर कराऊंगी। और डिफरेंट टाइप के फोर्स आप पढ़ेंगे कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है। तो एक एक फोर्स लेके हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप ये समझिए कि जो फोर्स है वो क्या है। तो फोर्स आपका क्या है? जो ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं, जो भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जैसे कि आप एक गिलास पानी भी अगर पीते हैं और आपको ग्लास उठाना होता है उसके लिए, या आप गिटार प्ले कर रहे हैं, तो आप किसी भी फॉर्म में पुश या पुल कर रहे हैं चीजों को, यानी कि आप फोर्स यूज कर रहे हैं। तो हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके इफेक्ट्स को। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। आप एक बॉल ऊपर की तरफ हवा में उछालिए, थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद, कुछ हाइट सस्टेन करने के बाद वो फिर वापस नीचे आ जाती है। इसी तरह एक आयरन नील को अगर आप मैग्नेट के पास लेके जाएं तो वो अट्रैक्ट होता है। इस तरीके की चीजें डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। और ये क्या है? ये है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा कॉन्टेक्ट फोर्सेस, दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। जैसे आप फुटबॉल को अगर फुट से किक कर रहे हैं तो फुट और जो आपकी बॉल है उसके बीच में कांटेक्ट हो रहा है। तो ये कांटेक्ट ही कांटेक्ट फोर्स में आता है, जहां आपका डायरेक्ट उस चीज के साथ कांटेक्ट है। अब इस कैटेगरी में हम किस किस को रखते हैं? तो मस्कुलर फोर्सेस, जैसे आप डे टू डे लाइफ में जंप करते हैं या जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो सब मस्कुलर फोर्सेस के अंडर आती हैं। इसी तरीके से आप एनिमल्स से अगर कुछ लोड आप हैवी उठवा रहे हैं, जैसे एनिमल्स से हम करवाते हैं, कैरी करवा रहे हैं, तो वो भी हमारा मस्कुलर फोर्स की कैटेगरी में आता है, जहां डायरेक्टली आपके मसल्स जो है वो किसी चीज पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप किसी हैवी लोड को कैरी कर रहे हैं आगे की तरफ, तो आप देखते हैं कि आपको एक फोर्स महसूस होता है। जैसे आप साइकिल पैडलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ देर आप पैडल करना बंद कीजिए तो आपकी साइकिल अपने आप रुक जाएगी, एक सतह के साथ उसका कांटेक्ट है। इसी तरीके से आप बॉल रोल कर दीजिए, फिर कुछ देर आगे जाएगी और फिर वो रुक जाएगी। तो इट मीन्स कि कोई अगर सतह के साथ कांटेक्ट कर रहा है तो कोई प्रेशर पीछे की तरफ भी अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है। यानी कि अगर हम इधर पुश कर रहे हैं तो बैक साइड में भी कोई प्रेशर जो है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई
हो रहा है, ये हमारा जो आता है ये फ्रिक्शन है। यानी कि टू सरफेसेस इन कांटेक्ट मूव और टेंड टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन। दूसरे हमारे आते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, जहां डायरेक्टली अगर हम कॉन्टेक्ट में नहीं है तो फिर कौन कौन से फोर्सेस है। तो फर्स्ट वन है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और थर्ड है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो यू कैन अंडरस्टैंड विद दैट कि जैसे ही आप एक आयरन मटेरियल उसके पास लेकर आएंगे वो उसको अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स आपको महसूस होगा। अगर सेम लाइक पोल्स आप जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, दो पोल्स सेम अगर आप लेके आएंगे तो आपको रिपल्सन महसूस होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे मैग्नेट्स। आपको दो जैसे बार मैग्नेट आप ले लीजिए और ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपोजिट पोल्स लेके आएंगे जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चीज आप रखेंगे जो अट्रैक्ट हो सकती है तो वो उनसे अट्रैक्ट हो जाएगी और इस फोर्स को आप इजिली जो है फील कर सकते हैं। फिर हमारे आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इन फोर्सेस के अंदर हम उनको रखते हैं जैसे कि आप एक कॉम्ब ले लीजिए और उसको आप अपने सूखे बालों में जिसमें ऑयल ना हो उनसे रगड़िए। फिर आप कुछ पीसेस ले लीजिए जो आपका पेपर है उसके और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में मार दीजिए। फिर वहां आप कॉम्ब लेके आइए तो वो उसको जो है अट्रैक्ट करेगा। ये किससे हो रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी वजह से हो रहा है कि आपका जो कॉम्ब है वो अट्रैक्ट कर रहा है पीस ऑफ पेपर को। टू इन्फ्लेटेड बैलून्स आप ले सकते हैं, उनको रब कीजिए पीस ऑफ वूल से, फिर उनको आप पास लेकर आइए तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो फोर्सेस हैं उनको हम रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैटेगरी में, जहां चार्ज डेवलप हो जाता है सरफेस पे जब हम उनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं। फिर हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स जो है इससे हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं। अर्थ जो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करता है वो है आपका ग्रेविटेशन फोर्स, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, सारी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, वो हमारा क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स, जिससे कि हम ग्राउंड पे अर्थ पे जो है मूव कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग क्या हवा में तैर रहे होते। आपने देखा मून जो है वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स 1/6 है अर्थ के मुकाबले। तो अगर हमारा वजन यहाँ 60 kg है तो वहां सिर्फ 10 kg रह जाएगा। ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्सेस, अप्लाइड फोर्सेस और सारे के सारे फोर्सेस जो है मैंने आपको यहाँ डायग्राम की हेल्प से कोशिश की है समझाने की। आई थिंक इट्स नाउ क्लियर टू यू। फ्रिक्शनल फोर्स को समझने में स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, हम इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार और, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप जब वॉक कर रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं तो आप किसके कांटेक्ट में होते हैं? सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं। अर्थ पर आप चल रहे हैं तो आपके शूज जो है वो ग्राउंड पे है। इसी फ्रिक्शन की वजह से आपको हेल्प मिलती है वॉक करने में, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है। फ्रिक्शन फोर्स के लिए दो चीजों को आपस में कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया ना फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक में कांटेक्ट डायरेक्ट रहता है, तो उसी कैटेगरी में हमारा फ्रिक्शन फोर्स आता है। इस फोर्स में अपोज डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। जैसे आप बॉल को हिट कर रहे हैं तो बॉल को आपने हिट किया पैर से, तो पैर में और बॉल में आपका कांटेक्ट है और यहाँ सरफेस से बॉल कांटेक्ट में है। ये बॉल आगे की तरफ पुश किया आपने, फ्रिक्शन जो पीछे की साइड लग रहा है वो है। इसीलिए जब आप एक रोल कर देते हैं बॉल को तो थोड़ी देर तक वो आगे जाती है, उसके बाद वो रुक जाती है, क्योंकि अर्थ से बैक साइड में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होता है और इसी वजह से हैवी लोड्स स्टेशनरी रहते हैं, एक जगह रुके रहते हैं। और जब आप उनको आगे की तरफ खींचते हैं तो पीछे की तरफ जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप ऑफ फोर्स है जो अपोज करता है मोशन को, दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में है तो। ये हेल्पफुल भी है हमारे लिए डे लाइफ में, वॉक करने में मैंने बताया, और आप रन करते हैं तब भी। इसी तरीके से इसी की वजह से हम जो है हाथों को अगर आपस में रगड़े तो दोनों हाथ कांटेक्ट में है और हमें हीट एनर्जी जो है वो जनरेट होगी और हमको हाथ गर्म महसूस होते हैं, क्योंकि दोनों आपस में रगड़ खाने से क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप रोड पे बाइसिकल पैडल करते हैं और कुछ देर तक अगर आप पैडलिंग करना बंद करते हैं तो रोड पे जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से टायर और जो रोड का कांटेक्ट है उसकी वजह से आपकी साइकिल कुछ देर बाद रुक जाती है। तो जो फ्रिक्शन है उसी की वजह से जो मशीनरी है उसमें आपस में वियर एंड टियर भी हो जाता है, जिससे कि कॉस्टली रिपेयर भी हमें करानी पड़ती है।
तो ये हार्मफुल भी है, हेल्पफुल भी है हमारे लिए डेली लाइफ में। लेकिन अगर आपको अब समझ आ गया होगा कि फ्रिक्शन जो है वो अपोज मोशन है, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं और मूव कर रहे हैं, टेंड टू मूव है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो वो बीच में जो लग रहा है वही फ्रिक्शन फोर्स है और फ्रिक्शन है। अब आप समझते हैं कि एक से ज्यादा फोर्सेस अगर किसी चीज पे लग रहे हैं तो क्या होगा, रिलेक्टिंग क्या आएगा। आपने टग ऑफ वार या रस्साकसी वाला गेम देखा है। यहाँ हमारे पास दो टीम्स हैं, एक है टीम ए और टीम बी। अब यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में इस रोप पे ये फोर्स लगा रहे हैं। अगर दोनों का बराबर फोर्स लगता है, बैलेंस रहता है, तो ये रोप यहाँ फिक्स रहेगा, किसी की तरफ नहीं जाएगा, किसी की विन नहीं होगी। लेकिन अगर टीम बी ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा कि ये रोप इस तरफ चली जाएगी और ये लोग विन कर जाएंगे। अगर दोनों का फोर्स बराबर लगता है तो फोर्स कैसा रहेगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा, दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रहा होगा। और अगर अनबैलेंस्ड हुआ, एक ने ज्यादा लगा दिया, तो क्या होगा, रोप एक तरफ से जो है, जिधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है उस तरफ चली जाएगी। यानी कि टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट are said to be balanced forces if the net effect produced by all of them on the object is zero। यानी कि दोनों जो लगा रहे हैं वो अगर जीरो होता है तो बैलेंस्ड होगा, और अगर वो जीरो नहीं है तो हम उसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, और जिधर से ज्यादा लग रहा है चीज उस तरफ मूव कर जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे कपबोर्ड है, आप उसको, आपकी मम्मा ने कहा भाई दूसरी तरफ पुश कर दीजिए। अगर वो हैवी है और आपने उसको मूव किया तो आप अकेले ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हेल्प ले लेंगे किसी की, जैसे यहाँ देखिए ये दोनों पर्सन जो है इसको पुश कर रहे हैं, तो आसानी से ये, क्योंकि ये फोर्स किस में लगा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो ये चीज यहाँ से मूव कर जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स को इधर डायरेक्शन में लगा रहे हैं और दूसरा इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये बॉक्स जो है यहाँ से मूव नहीं हो पाएगा। आप अगर अपने फ्रेंड की हेल्प लेके सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो काम आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक दरवाजा है, आप अपनी तरफ खींच रहे हैं और बाहर की साइड से आपका फ्रेंड अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा कि दोनों में से कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे पहले आप छोड़ दीजिए, वो कहेगा पहले आप छोड़िए, है ना, और दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे ही खड़े रह जाएंगे। तो दो और ज्यादा फोर्सेस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो उसके उससे शेप और साइज कब चेंज होगा, जब आपका फोर्स जो है वो बैलेंस फोर्स नहीं होगा, यानी कि एक तरफ से ज्यादा फोर्स आपका लगेगा। तो a force acting on an object cause the object to change its shape or size, to start moving, to stop moving, to accelerate or decelerate. When there is the interaction between two objects, they exert a force on each other. These exerted force are equal in size but opposite in direction. प्रेशर, प्रेशर को जांचने के लिए आप देख सकते हैं, एक नाइफ लीजिए। आप कैसा नाइफ लेना पसंद करेंगे अगर चीजों को कट करना है, ब्लंट या शार्प। तो जाहिर सी बात है कि जो हम लेंगे वो ब्लंट ना लेके शार्प लेंगे, क्योंकि कांटेक्ट में जो एरिया आएगा वो बहुत कम आएगा उसकी वजह से, और बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा और चीजें आसानी से कट होती चली जाएंगी। तो हम शार्प का यूज करेंगे। इससे क्या होता है, जैसे आपने घरों में देखा है, आयरन नेल लेते हैं हम, और हमें कोई चीज अगर दीवार में लगानी होती है, जैसे एक पेंटिंग है, हम आयरन नेल लेते हैं और उसको दीवार में जाके एक हथौड़ी की सहायता से लगाते हैं। तो आपने देखा होगा उसका जो एरिया होता है वो ब्रॉड नहीं होता है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, जिससे कि रिड्यूस हो जाए जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट में आ रहा है और आसानी हो जाए हमें उसको पेनिट्रेट करने में बॉल में। पेपर है, क्लोथ्स है, स्किन है, वॉल्स है, टारगेट जो भी हो पेनिट्रेशन करने का। लेकिन जो हमारी निडल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आगे से शार्प होती हैं। तो प्रेशर क्या है, फोर्स है एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। इसको हम मेजर करते हैं पास्कल में। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि आप ऐसा ही यूनिट बता दीजिए प्रेशर की क्या होती है, तो आप लिखेंगे पास्कल होती है। क्लियर। तो पास्कल जो है वो हम कैसे अब इसको प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फोर्स अप्लाइड बाय द एरिया ओवर विच इट इज अप्लाइड। यहाँ देखिए इससे आप समझ सकते हैं कि P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। यहाँ देखिए फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये हमारा एरिया है, और हम इससे प्रेशर निकाल लेंगे। यहाँ हमारा इस एरिया पे ये हम फोर्स जो है वो लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लें अगर कि फोर्स जो है हमें दिया हुआ है पहले से, बतौर एग्जांपल हमें ले लेते हैं कि फोर्स है और वो हमें दिया हुआ है 400 न्यूटन, और हमारा जो एरिया है वो है
200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, P इज इक्वल टू F अपॉन A, और वैल्यूज को पुट कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू 400 N अपॉन जो हमारा ये है सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर, और हमारा आंसर आ जाएगा 2000 पास्कल। क्लियर? इस तरीके से आपको क्या होगा, फोर्स और एरिया पहले से गिवन होगा और आपसे प्रेशर जो है वो निकलवाया जाएगा। अगर आपसे प्रेशर पूछा जाएगा तो फोर्स और एरिया आपको वैल्यूज दी होंगी, और अगर आपसे फोर्स पूछा जाएगा तो प्रेशर और एरिया दिया होगा, यानी कि इन तीन चीजों में से दो चीजें आपको गिवन होंगी और थर्ड आपसे पूछी जाएगी। और अगर ज्यादा समझने के लिए आप एक एग्जांपल कर सकते हैं कि आप पोस्ट कार्ड दीजिए, उसके ऊपर 1 रुपए का 2 रुपए का जो क्वाइन हो आपके ऊपर वो उसके ऊपर रख दीजिए ग्लास पर, इधर से आप प्रेशर लगाइए, ये पोस्ट कार्ड आगे चला जाएगा, क्वाइन नीचे गिर जाएगा क्योंकि क्वाइन प्रेशर लगा रहा है ब्लो साइड नीचे की तरफ। इसी तरीके से आप सिट करते हैं चेयर पे, अगर आप बैठते हैं तो आपका जो वेट है वो एक्सर्ट करता है फोर्स चेयर की सरफेस के ऊपर, तो जो आप प्रेशर लगा रहे हैं चेयर पे वो इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन योर बॉडी एंड द चेयर। तो बहुत सारी जो फील्ड्स हैं हमारी इंजीनियरिंग, फिजिक्स और मेडिसिन, उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी बहुत जरूरी है। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपके लिए आ सकता है, आपको इसकी ऐसा यूनिट भी पूछी जा सकती है, दोनों ही मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं इसके, तो हम जब बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उनकी जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उनकी वाइड फाउंडेशन रखते हैं, जिससे एनॉर्मस वेट ऐसी बिल्डिंग का जो है वो प्रेशर जब ग्राउंड पे आए तो कम हो। फाउंडेशन जो है हाई राइज बिल्डिंग की हम उनको नैरो नहीं बनाते हैं, नहीं तो वो क्या करेंगी, सिंक हो जाएंगी ग्राउंड में, और उनका जो वेट है वो इतना एनॉर्मस है वो रुक ही नहीं पाएंगी। इसी तरीके से वुडन या कॉन्क्रीट स्लीपर जो होते हैं रेलवे ट्रैक के, वो रिड्यूस करते हैं प्रेशर को जो एक्सर्टेड होता है रेल्स ट्रेन से ग्राउंड पे। स्कूल बैग्स भी हम वाइड स्टेप्स के बनाते हैं, जिससे सरफेस जो है वो एरिया इंक्रीज हो जाए, ब्रॉड हो जाए और रिड्यूस हो जाए प्रेशर जो आपके शोल्डर पे एक्सर्ट होता है वेट की वजह से आपके बैक के। आप सैंड पे कभी चलते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है, जबकि कैमल आसानी से वॉक कर जाते हैं, जो उनके पैडेड फीट होते हैं और जो एरिया है वो बढ़ जाता है, इससे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और ट्रैक्टर्स जो हैं उनके भी हम टायर्स ब्रॉड बनाते हैं जिससे प्रेशर ग्राउंड पर कम आए और वो आसानी से वहां पर अपना लोड जो है उठाकर चले, डू नॉट सिंक हो सॉफ्ट ग्राउंड पे। और जो ट्रैक्टर्स हैं उनके भी जो टायर्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, जिससे कि वो जमीन में कल्टीवेटिंग जो हमारी फील्ड्स हैं उसमें सिंक ना हो जाए और प्रेशर जो है वो उनका मेंटेन रहे। तो अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जस्ट लाइक सॉलिड्स, जो हमारे लिक्विड्स हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आप एक पॉलिथीन बैग ले लीजिए और उसको जो है उसमें वाटर फिल कर दीजिए, फिर आप नीचे से उसमें होल्ड कर दीजिए, आप देखेंगे सारा वाटर आपका बाहर आ गया है प्रेशर की वजह से। इसी तरह आप दो ले सकते हैं, आपके पास आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सभी पीते हैं, उनकी जो बॉटल्स है वो ले लीजिए। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, फर्स्ट वन में सेम हाइट पे आप होल कीजिए और उन पे टेप लगा दीजिए, फिर आप यहाँ वाटर फिल कर दीजिए और उसके बाद आप एक एक करके ना वो हटाइए, आप देखेंगे सेम डेप्थ पे वाटर बाहर आ रहा है। दूसरे में आप जो होल कर रहे हैं ना उनकी डेप्थ अलग अलग रखिए, देखिए यहाँ 3 होल्स है, तीनों की डेप्थ अलग अलग है, और जब वो हमने उनको वाटर यहाँ फिल किया और जब वो बाहर आ रहा है तो देखिए अलग अलग, सबसे ऊपर वाला जो है बिल्कुल पास में है ग्राउंड पे, उसके बाद ये सेकेंड नंबर पे, यहाँ थर्ड पे। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो लिक्विड प्रेशर वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हमारी डेप्थ इंक्रीज होती है, जो प्रेशर है वो भी डेप्थ के साथ इंक्रीज होता चला जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से आप खुद कर देख सकते हैं, यानी कि डीप जितना ऑब्जेक्ट होगा फ्लूइड का जो प्रेशर है वो ग्रेटर होगा। आप इसको खुद से एग्जांपल से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो हम स्ट्रॉ से अगर कोई चीज पीते हैं, जैसे हम जूस पीने जा रहे हैं, हमने स्ट्रॉ ले रखा है, तो जब हम सक करते हैं स्ट्रॉ से तो हम एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं उसके अंदर, जिससे एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से जो स्ट्रॉ है उसमें जो फ्लूइड है वो पुश होता है और वो हमारे जो माउथ है वहां तक आता है। तो ये भी आप सब डेली लाइफ में करते हैं और देखते भी हैं कि आप वहां किस तरीके से रिड्यूस करें एयर प्रेशर, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही आप उस जूस को पी पाते हैं। दूसरा एग्जांपल स्कूबा डाइवर्स का है, जो वाटर है डीपर वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वाटर का प्रेशर रहता है और वो इंक्रीज हो जाता है वहां पर। तो आपने देखा है जो फिश होती हैं वो जितना इनसाइड डीप होंगी सी में
उनकी बॉडी अडेप्टेड होती है कि वो उस ग्रेट प्रेशर को झेल पाए। अगर हम उनको वाटर से बाहर ले जा आते हैं जैसे फिशिंग के टाइम पे, तो उनकी बॉडीज बर्स्ट हो जाती हैं क्योंकि सडन ड्रॉप होता है प्रेशर में और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल उस सूट का बनाना होता है जो डाइवर्स का होता है, जिससे वो एनॉर्मस लिक्विड प्रेशर ग्रेट डेप्थ पर झेल पाए। इसी तरह जो हमारी सबमरीन्स होती हैं उनमें भी हम जो हल्स में स्पेशली स्ट्रेंथन करते हैं कि वो विदस्टैंड कर पाए लिक्विड प्रेशर को ग्रेट डेप्थ पे। इसी तरह जो डैम्स हैं उनकी बॉटम भी थिक बनाते हैं टॉप के बजाय, क्योंकि नीचे जो है प्रेशर डैम में बहुत अधिक होता है और वो उसको हैंडल कर पाए, इसके लिए हम वहां पे थिकनेस ज्यादा रखते हैं। अच्छा, हम इसको मीजर किस तरह करते हैं, तो यहाँ मैंने आपको ये जो शो किया है इसका नाम है मैनोमीटर। ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप फ्लूइड प्रेशर को जो है मीजर कर सकते हैं। तो मैनोमीटर से हम इसको मीजर कर सकते हैं। मैनोमीटर को हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं, तो इसमें हमारा एक यू शेप ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है जिसमें पार्शियली फिल्ड वाटर है। एक एंड पे यू ट्यूब जो है वो कनेक्टेड है रबर ट्यूब से जिसका फ्री एंड फिटेड है फनल में। हम क्या करते हैं, ओपन एंड ऑफ द फनल जो है वो स्ट्रेनेट करते हैं रबर फिल्म का और अटैच कर देते हैं। जब हम जेंटली अप्लाई करते हैं प्रेशर रबर फिल्म पे अपने पाम से, तो डिफरेंस आता है वाटर लेवल के अंदर और इसी डिफरेंस को हम मीजर कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये आपका इसमें यहाँ चेंज आएगा और हम इसको मीजर कर लेंगे। जैसे यहाँ के बजाय अगर ये ऊपर हो गया यहाँ आ गया है, तो अब हम इसको मीजर कर लेंगे और ये जो डिफरेंस है इसी से हमें पता चल जाएगा कि आपने कितना प्रेशर जो है वो अपने पाम से अप्लाई किया है। हमारे अर्थ के चारों ओर एक गैसियस एनवलप है और ये गैसियस एनवलप 300 किलोमीटर तक है। इस गैसियस एनवलप का जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर रहता है, पर हमारी बॉडीज जो है वो वेल अडेप्टेड है एनॉर्मस एटमॉस्फेयर प्रेशर के झेलने के लिए और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारी बॉडी क्रश नहीं कर जाती इस प्रेशर से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एयर भी है और फ्लूइड्स भी हैं, क्योंकि हम लोग पानी भी पीते हैं, सांस भी लेते हैं, तो एयर भी है और वाटर भी है। तो दोनों तरफ से ये प्रेशर जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है और हम लोग आराम से यहाँ अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ माइंड मैप मैंने आपको दिया हुआ है, इस माइंड मैप को आप समझ लीजिए, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। एटमॉस्फेयर प्रेशर है चारों तरफ से, ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग है, एयर है, उसकी वजह से। जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो ये प्रेशर कम हो जाता है। लो होता है वार्म एरियाज में भी और हाई होता है जब हम कोल्ड एरियाज पे जाते हैं तब। इसको हम बैरोमीटर या मैनोमीटर से मीजर कर सकते हैं। यह वेदर पैटर्न्स वगैरह जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं और पीक पर माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं तो ये प्रेशर जो है कम हो जाता है और इसी की वजह से नोज की जो कैपिलरीज हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और ब्लीडिंग होने लगता है, सांस लेने में हमको तकलीफ होती है। जबकि हम सी के अंदर अगर जाते हैं तो प्रेशर ये बढ़ जाता है और अगर आप एस्ट्रोनॉट हैं तब भी आपको एक स्पेशल सूट वेयर करना होता है, क्योंकि स्पेस में भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रीथ करना हार्ड हो जाता है हाई एल्टीट्यूड्स पे, जैसे टॉप ऑफ द माउंटेन है। और अगर आप डीप ओशन में जा रहे हैं तो इसका उल्टा होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। ये सारी के सारी चीजें जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो टॉपिक है उसके अंडर में आती हैं। इसी तरीके से अगर आप एक बेवरेज है उसको स्ट्रॉ से पी रहे हैं तो आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं स्ट्रॉ में, जब आप उसको सक कर रहे हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो लिक्विड स्ट्रॉ में आता है और आप उसको आराम से पी लेते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक टिन का कैन ले लीजिए, हाफ फिल कीजिए वाटर से, हीट कीजिए उसको और वाटर को बॉयल होने दीजिए। जब वाटर बॉयल होता रहे कुछ देर तक और स्टीम बनने लगे, तब आप क्लोज कर दीजिए लिड को और स्टीम को वही अंदर जो है उसमें बंद हो जाएगी। फिर आप स्टॉप कर दीजिए हीट कर। अब आप पोर कर दीजिए बाहर से कोल्ड वाटर उस पर। टिन क्या करेगा, क्रश हो जाएगा। मुझे कमेंट करिएगा ये बताने के लिए ऐसा क्यों हुआ है। डीप सी में जो फिश रहती हैं, अगर हम फिशिंग करते हैं और उनको बाहर ले आते हैं तो उनकी बॉडी क्रश हो जाती है, जबकि वहां अंदर क्रश नहीं होती है, फ्लूइड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है डीप पे। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो अडेप्ट कर गई है, उनकी बॉडी अडेप्टेड है उस चीज के लिए। लेकिन बाहर आते ही अचानक से वो प्रेशर कम होता है और उनकी बॉडी जो है वो क्रश हो जाती है। तो क्योंकि वो उस प्रेशर के कम होने को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो डीप सी डाइवर्स जो हैं वो भी
स्ट्रॉन्ग मटेरियल के जो सूट्स हैं स्पेशली डिजाइन है उनको पहनकर अंदर जाते हैं, जिससे कि वो लिक्विड प्रेशर और डेप्थ का है उसको जो है फील ना कर पाए, प्रेशर जो है वो आसानी से झेल जाए। सबमरीन्स जो होती हैं उनको भी हम स्पेशली डिजाइन करते हैं और डैम्स के बॉटम भी हम थिक बनाते हैं। तो नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है बैरोमीटर, इससे मेजर कर सकते हैं। ये सिंपल एक बैरोमीटर है और इसको एक स्टूडेंट थी गैलीलियो गैलीली की, उन्होंने बनाया था और इसको हम कहते हैं टॉर्रिसली बैरोमीटर। इसमें एक नैरो सी थिक ग्लास ट्यूब होता है 1 मीटर लंबा जो एक तरफ से सील्ड होता है। इनिशियली हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को फिल कर देते हैं मरकरी से और इसको केयरफुली इन्वर्ट कर देते हैं एक ट्रे में कंटेनिंग मरकरी विदाउट अलाउंग एनी एयर टू एंटर। तो मरकरी लेवल जो ट्यूब में है वो थोड़ा सा ड्रॉप होता है और रिमेन्स स्टडी करता है एक पर्टिकुलर हाइट पे। इट डज नॉट फॉल फर्दर बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंसेस द मरकरी कॉलम इन द ट्यूब एट दैट लेवल। जो पोर्शन है अबव द मरकरी कॉलम जो वैक्यूम है, वहां पे कोई एयर नहीं अंदर, ये जो वैक्यूम स्पेस है इसी को हम टॉरिसुलम वैक्यूम कहते हैं। जो हाइट ऑफ द मरकरी है ट्यूब के अंदर वो इंडिकेट करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टाइम पे उस जगह पर कितना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ना केवल हमारी जो डेली लाइफ है उसको अफेक्ट करता है बल्कि बहुत सारे इम्प्लीकेशंस भी होते हैं इसके, जैसे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग है। जब हम डिजाइन करते हैं स्पेस क्राफ्ट को तो इंजीनियर जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं इस बात का कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना डिफरेंस है अर्थ और स्पेस के। अगर हम इसको प्रॉपरली कंसीडर नहीं करेंगे तो जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है जिसको हमने बनाया है वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस जब प्रेशर में आएगा तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एडिशनली जो हमारी मेट्रोलॉजी है उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक क्रूशियल रोल अदा करता है, क्योंकि चेंज इन प्रेशर इंडिकेट होता है वेदर चेंजेस होते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, हाई विंड्स होती हैं, तब भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें बदलाव आता है। तो हमें जो मेट्रोलॉजिस्ट्स होते हैं वो मॉनिटर करते हैं इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो चेंजेस हैं उनको, और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हमें वेदर के बारे में देते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है पब्लिक सेफ्टी के लिए। और दूसरा आप इन कॉलम्स की मदद से भी समझ सकते हैं कि जो एयर प्रेशर है और डेंसिटी है वो हायर होती है सी लेवल पे, क्योंकि जो एयर कॉलम है वो डेंसर है, यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं क्लियरली, जबकि जो एयर प्रेशर कॉलम है उसकी डेंसिटी लोअर होती है हायर एल्टीट्यूड्स पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म और वहां पे आपकी जो एयर की डेंसिटी है वो कम है, तो शॉर्टर कॉलम ऑफ एयर पुशेस डाउन, नीचे की तरफ जो लग रहा है ये प्रेशर ये कम है, जबकि यहाँ ये प्रेशर ज्यादा है। सारा कॉन्सेप्ट इस लेसन का आपको समझ आ गया है तो क्वेश्चन आंसर आपको बहुत आसान लगने वाले हैं, बहुत इजीली आप इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो एग्जाम्पल हमको देने हैं पुश के और पुल के। तो अगर हम क्लोज कर रहे हैं एक ड्रॉर को तो हम उसे पुश कर रहे हैं, और अगर हम वुडन बॉक्स मूव कर रहे हैं तो वो भी एग्जाम्पल है पुश का। आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं, पुलिंग द रोप, तो ये पुल है, और एक हॉर्स जो है जो पुल कर रहा है कार्ट को, वो भी दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, पुल के। अब हमें एग्जाम्पल देने ऐसे सिचुएशन के जहां पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो शेप को चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट की। तो अगर आप एक रबर बैंड लें और उसको स्ट्रेच करें तो इट मीन्स क्या कर रहे हैं, आप उसके शेप में चेंज ला रहे हैं और फोर्स अप्लाई करके ला रहे हैं। इसी तरीके से क्ले होती है, आप अलग अलग क्ले से बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं, तो क्या करते हैं उसमें शेप को आप चेंज कर लेते हैं। घर में आप देखिए जो आटा है उससे डो बनाती है मम्मा और फिर आपको चपाती बनाकर खिलाती हैं, तो उसमें आप ये बहुत सिंपल एग्जांपल है जो आप अपने हर घर पे देख सकते हैं। उसमें आप शेप चेंज करना चाहें तो उस समय उसकी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो आपका आटा है उसमें पानी डालना है और उसके बाद आप उसका डो बनाएंगे और उसकी शेप्स चेंज भी कर सकते हैं, ये आप तुरंत देख सकते हैं। फिलिप्स में देखिए टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू पुश या पुल, क्या करना होगा बताइए। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें एक वेल है और उससे पानी बाहर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, रोप को पुल करना होगा। एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, हमें क्या करना होगा, पुश करना होगा उसको। एक लोडेड ट्रॉली अगर है तो हम उसको पुश करेंगे। अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल दोनों ही एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैंने आपको समझाया था कि जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को विपरीत डायरेक्शन में पुल करते हैं, और जो
अलग अलग पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि ये दोनों एक दूसरे को पुल करेंगे, फोर्स लगाएंगे विपरीत दिशा में। अब एक आर्चर है, उसने क्या किया, निशाना लगाया, जब उसका एम है वहां पे, वो क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा अपने वो को, उसके बाद रिलीज कर देगा एरो को, और एरो जो है मूव करना शुरू कर देगा अपने टारगेट की तरफ। एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो while taking aim at the target. She then releases the arrow which begin to move towards the target. ये एक इंफॉर्मेशन आपको दी है, इसके हिसाब से अब हमको फिलअप्स पढ़ने। तो जब स्ट्रेच किया वो को आर्चर ने, तो उसने अप्लाई किया फोर्स, जिससे क्या हुआ, चेंज हो गया जो वो की शेप थी उसमें। तो यहां आपका जो पहला फिलअप है इसमें क्या आएगा, तो शेप। The force applied by the archer to stretch the bow is an example of muscular force. आपने अपने मसल्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने रिलीज किया है एरो को, तो यहां आएगा मस्कुलर फोर्स। The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a contact force, क्योंकि आपस में हाथ से जो आपका एरो था उसका कांटेक्ट था, तो ये एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का। While the arrow moved towards its target, the force acting on it are due to किसकी वजह से है, and that due to of air, तो यहां ग्रेविटी आएगा आपका, और यहां आएगा फ्रिक्शन। A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affects a piece of iron? तो जो ब्लैक स्मिथ है यानी कि लोहार है, वो अपने मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है जब वो हैमर कर रहा है हॉट पीस ऑफ आयरन को। तो जो मस्कुलर फोर्स है उसका वो चेंज कर देगा शेप ऑफ आयरन, जिससे कि जो उसकी डिजायर्ड शेप है जो उसको चाहिए वो उसको मिल जाएगी। अब एक इन्फ्लेटेड बैलून है, प्रेस किया वो उसको अगेंस्ट द वॉल, आफ्टर इट हैड बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक cloth, it was found that the balloon stuck to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the ball? तो ये क्वेश्चन है कि वॉल और बैलून के बीच में अट्रैक्शन क्यों हुआ। तो जब हमने एक इन्फ्लेटेड बैलून को रब किया एक सिंथेटिक पीस ऑफ क्लॉथ से, तो वो चार्ज हो गया। अब ये चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करेगी एक अनचार्ज बॉडी को, इसीलिए जब हम चार्ज बैलून को प्रेस करते हैं वॉल के अगेंस्ट तो वो स्टिक हो जाता है वॉल पे। और ये जो फोर्स है हमारा, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एक्ट कर रहा है चार्ज बैलून और वॉल के बीच। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. तो फॉर होल्डिंग द बकेट ऑफ वाटर अबव द ग्राउंड, हम क्या करते हैं, अगर हमें हाथ में बाल्टी उठानी है उसमें पानी भरा हुआ है, तब हम अपने मस्कुलर फोर्स को यूज कर रहे हैं। ये मस्कुलर फोर्स एक्ट कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, पुल करने के लिए उस बकेट को, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है हर चीज पे लगता है। The two forces are equal in magnitude but opposite in direction. Therefore, the net force of the bucket is zero. इसीलिए कोई चेंज नहीं है in the state of motion. अब एक रॉकेट है, आपने फायर किया upwards to launch a satellite in its orbit. A rocket has been fired towards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. The force of gravity, यानी कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल, is the one which acts on the rocket to pull it towards the ground. क्या करेगा, ग्राउंड की तरफ उसको खींचेगा। And the other one is force of friction due to the earth's atmosphere which opposes its motion. तो ये दोनों फोर्स जब आप रॉकेट को अपवर्ड छोड़ते हैं तो उसके ऊपर इमीडिएटली लगते हैं। एक तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा फ्रिक्शन जो एटमॉस्फेयर की वजह से उस पर लग रहा है, और ग्रेविटी, ये दोनों ही फोर्स उस पर काम करते हैं। Now students, we have completed the whole lesson with question and answers. आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपकी नॉलेज एनहांस हो, आपके बहुत अच्छे से नंबर आए। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और पसंद करते रहिए। प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।